सेल्स रहेगा। आप याद रख के फिर याद रखेंगे या फिर बाद में रिकॉर्ड करने जाएंगे तो ऐसा ट्रांजैक्शंस आपको याद रहने वाला नहीं है। सो दैट इज फर्स्ट पॉइंट, रिकॉर्ड। अच्छा, और एक चीज हमने सीखा था, रिकॉर्ड ऐसे ही नहीं करने का। कैसा करने का रिकॉर्ड? सिस्टमैटिकली करने का। कैसा रिकॉर्ड करने का? सिस्टमैटिकली करने का। और किधर करने का? इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट। किधर करने का? इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो रिकॉर्ड का सिंपल मीनिंग है, देखो इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग में रिकॉर्ड का सिंपल मीनिंग है कि सारे ट्रांजैक्शन, यस 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 सृष्टि बराबर, सारे ट्रांजैक्शंस अगर हम लोग याद रखने गए तो वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। बट अगर हम लोग उन ट्रांजैक्शन को बुक कीपिंग में मेंटेन करते हैं तो वो रिकॉर्ड हमारे पास परमानेंटली रहेगा। आप 1 महीने बाद क्या 4 साल के बाद उस बुक को ओपन करो, सारे ट्रांजैक्शंस आपके सामने रहेंगे, सारे ट्रांजैक्शंस आपके सामने रहेंगे। तो वही कहा जा रहा है कि बुक कीपिंग में जो हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं वो परमानेंट रिकॉर्ड रहेगा। रिकॉर्ड कैसा रहेगा? परमानेंट रहेगा। तो बेटर है कि आप बुक कीपिंग में रिकॉर्ड मेंटेन करो, परमानेंट रिकॉर्ड रहेगा। और कैसा मेंटेन करने का वो हमने देखा है, सिस्टमैटिकली इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट। सेकंड पॉइंट, सेकंड इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। Second importance of bookkeeping, that is what? Financial information. With the help of bookkeeping, आपको after every particular period, after every particular period बोला तो क्या? आप एक particular period के बाद regular period, for example वो weekly रहेगा, for example वो monthly रहेगा, for example वो quarterly रहेगा, half yearly रहेगा, ईयरली रहेगा, वॉट एवर यूर पीरियड टर्म, आपको आफ्टर एवरी पीरियड और टर्म फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मालूम होगा विद द हेल्प ऑफ बुक कीपिंग। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप बुक कीपिंग प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते हो तो आपको आफ्टर एवरी वीक और आफ्टर एवरी मंथ और आफ्टर एवरी क्वार्टर, आफ्टर एवरी ईयर आपको पता चलेगा आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और अगर हुआ है तो कितना रुपीस का हुआ है, आपके बिजनेस का कितना एसेट्स है, आपके बिजनेस का कितना लाइब्रेरीज है। मैंने एसेट्स के वक्त एग्जांपल आपको दिया था, याद है वो प्रिंसिपल वाला एग्जांपल याद है ना? हाँ, तो वो रिकॉर्ड किया इसलिए हमको मालूम हुआ ना कितना एसेट्स हमारे पास है, कितना लाइब्रेरीज हमारे पास है। प्रॉफिट और लॉस के बारे में मैंने आपको बताया था, जिस तरह से आप साल खत्म होते वक्त एग्जाम देते हो वैसे ही हर बिजनेसमैन साल खत्म होते वक्त अपना बुक कीपिंग क्लोज करता है, जिसके वजह से उसको पूरा साल भर का रिजल्ट पता चलता है। दैट रिजल्ट इज व्हाट? आइदर प्रॉफिट और लॉस। सेकेंड थिंग, बुक कीपिंग की वजह से आपको पता चलता है कि आपने आपका पैसा कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा है। विद द हेल्प ऑफ बुक कीपिंग यू नो दैट कहाँ कहाँ पे आपने आपका पैसा इन्वेस्ट करके रखा है। आपने शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया रहेगा, आपने बैंक में एफडी में पैसा इन्वेस्ट किया रहेगा, आपने डिबेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट किया रहेगा। तो बुक कीपिंग की वजह से आपको पता चलता है कि किधर किधर आपने पैसा इन्वेस्ट करके रखा है। स्टॉक मीन्स व्हाट? स्टॉक मीन्स आप स्टॉक मार्केट बोल सकते हो। स्टॉक का दूसरा मीनिंग होता है अनयूज्ड और अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर। स्टॉक का दूसरा मीनिंग क्या है? अनयूज्ड और अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड एज व्हाट? स्टॉक। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स ऐसा बोला तो भी चलेगा, बट बेटर रहेगा स्टॉक का मीनिंग में हम लोग को क्या बोलना है? सो स्टॉक unused or unsold goods at the end of the period, at the end of the period। तो हम लोग बोलते हैं at the, सपोज अपना पीरियड ईयर है, ईयरली अपना टर्म है, so unused or unsold goods at the end of the year, end of the year बोला तो क्या? end of the period। तो अगर आपका पीरियड मंथली है तो मंथ के एंड में रहेगा अनयूज्ड और अनसोल्ड।
अगर आपका वीकली है तो वीक के एंड में जो अनयूज और अनसोल्ड रहेगा वो, तो अनयूज और अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर called as what? Stock. It's called as what? Stock. ये स्टॉक का सिंपल मीनिंग है। ये जो ये स्टॉक का सिंपल मीनिंग क्या है? स्टॉक का सिंपल मीनिंग देखो, अनयूज्ड और अनसोल्ड गुड्स। नाउ व्हाट इज अनयूज्ड? फॉर एग्जांपल, अगेन अपना सेम वाला एग्जांपल लेते हैं। हमारा कौन सा इंडस्ट्री है? शुगर इंडस्ट्री। मुझे बताओ, शुगर बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या लगेगा? शुगर बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या लगेगा? यस, शुगर बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगेगा शुगर के। अब तो चलो एग्जांपल लेते हैं हम लोग। 25 टन्स पूरे साल भर में, 25 टन्स पूरा साल भर में हमने शुगर केन क्या किया? परचेज किया। क्या बोला मैंने? समझ में आ रहा है? 25 टन्स शुगर केन हमने पूरे साल भर में क्या किया है? परचेज किया है। 25 टन शुगर केन हमने पूरा साल भर में परचेज किया, बट वही शुगर केन हमने प्रोडक्शन के लिए पूरा साल भर में, वही शुगर केन हमने प्रोडक्शन के लिए पूरा साल भर में कितना यूज किया? 20 टन। शुगर केन परचेज कितना किया हमने? 25 टन, बट पूरा साल भर में प्रोडक्शन के लिए यूज कितना किया? 20 टन। मुझे बताओ, सारा शुगर केन यूज हुआ है क्या? सारा शुगर केन यूज हुआ है क्या? नहीं। परचेज किया 25 टन, यूज्ड स्ट्रिप कितना हुआ? 20 टन। बचा कितना? बोलो, बचा कितना? बचा कितना जो यूज नहीं हुआ है? यस, बचा कितना? 5 टन। तो जो 5 टन है वो क्या हो गया आपका? अनयूज हुआ ना। 5 टन जो बचा हुआ है वो क्या हो गया? अनयूज्ड हो गया। सो दैट इज अनयूज्ड गुड्स। दैट इज व्हाट? अनयूज्ड गुड्स। समझा सबको? अनयूज्ड का मतलब समझा गया? सो अनयूज्ड बोला तो क्या रहेगा? अनयूज्ड बोला तो मोस्टली ये क्या रहेगा? ये रहेगा आपका रॉ मटेरियल। अनयूज्ड बोला तो ये क्या रहेगा? आपका रॉ मटेरियल। दिस इज नथिंग बट व्हाट? शुगर केन। दिस इज नथिंग बट व्हाट? शुगर केन। चलो अभी ध्यान दो। प्रोडक्शन के लिए कितना यूज किया हमने? 20 टन। 20 टन रॉ मटेरियल यूज करके हमने प्रोड्यूस किया। क्या प्रोड्यूस करेंगे? फिनिश गुड शुगर। तो शुगर केन हमने प्रोड्यूस किया। कितना प्रोड्यूस किया? 15 टन। हमारा फिनिश गुड्स क्या है? शुगर। हमने प्रोड्यूस किया पूरा साल भर में। कितना प्रोड्यूस किया? 15 टन। और वही शुगर केन हमने पूरा साल भर में सेल किया। कितना सेल किया? 13 टन। पूरा सेल नहीं हुआ। 15 टन बनाया था, 13 टन बेचा, बचा कितना? बोलो, 2 टन जो सेल नहीं हुआ। तो उसे क्या बोला जाएगा? अनसोल्ड। जो सेल नहीं हुआ उसे क्या बोला जाएगा? अनसोल्ड। सो अनसोल्ड बोला तो क्या? अनसोल्ड मीन्स नथिंग बट व्हाट? फिनिश गुड्स। Unsold means what? Finished goods. याद रहेगा सबको? तो देखो, कहने का मतलब है आपके पास साल खत्म होते वक्त रॉ मटेरियल बैलेंस है या फिर फिनिश गुड्स बैलेंस है। तो साल खत्म होते वक्त आपके पास गुड्स अवेलेबल रहेगा, बैलेंस अवेलेबल रहेगा, उसे बोला जाएगा स्टॉक। से क्या बोला जाता है? स्टॉक। ओके। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो, आगे अभी तो यूज नहीं होने वाला है, बहुत आगे यूज होने वाला है। द स्टॉक विच इज अवेलेबल
at the beginning of the year, stock which is available at the beginning of the year is called as opening stock. क्या बोला हमने? The stock which is available at the beginning of the year is called as opening stock, and the stock which is available at the end of the year, is called as closing stock. अभी देखो, मुझे ये बताओ, समझ के लो बराबर से. फॉर एग्जांपल ये 5 टन्स रॉ मटेरियल अवेलेबल है और ये 2 टन्स फिनिश गुड्स अवेलेबल है. कब अवेलेबल है? हमारा साल खत्म हुआ था. कब खत्म हुआ हमारा साल? तो हमारा साल खत्म हुआ सपोज, हमारा साल खत्म हुआ सपोज 31 दिसंबर 2018. कब खत्म हुआ हमारा साल? 31 दिसंबर 2018. तो 31 दिसंबर 2018 में मेरे पास 5 टन्स का रॉ मटेरियल है जो अनयूज्ड है और 2 टन्स का फिनिश गुड्स है जो अनसोल्ड है, जो मेरे लिए 31 दिसंबर को अवेलेबल है, यानी एंड ऑफ द ईयर अवेलेबल है. तो मैं इसको क्या बोलेगा? बोलो, एंड ऑफ द ईयर अवेलेबल है तो मैं इसको क्या बोलेगा? मैं इसको बोलूंगा क्लोजिंग स्टॉक. मैं इसको क्या बोलूंगा? क्लोजिंग स्टॉक. तो मुझे बताओ कि अभी हमारा साल खत्म हो गया, 2018 ये ईयर जो है वो हमारा खत्म हो गया. तो क्या करने का? इस स्टॉक को फेंक देने का. क्या रे, क्या करने का? इस स्टॉक को फेंक देने का. क्या नहीं, क्यों नहीं फेंकने का? बोलो. क्यों नहीं फेंकने का? नेक्स्ट ईयर हम इसको बेच सकते हैं ना. क्यों नहीं फेंकने का? नेक्स्ट ईयर हम इसको बेच सकते हैं. यस और नो? तो नेक्स्ट ईयर हम लोग बेच सकते हैं उसको. यस. तो उसको संभाल के रखो. तो मुझे बताओ 31 दिसंबर 2018 में जो हमारा स्टॉक बचा हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करेंगे. क्या करेंगे? उसको हम लोग नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करेंगे. तो नेक्स्ट ईयर के शुरुआत में बोला तो क्या? 1 जनवरी 2019 वो स्टॉक ट्रांसफर होगा और बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, इसलिए उसी स्टॉक को क्या बोला जाएगा? ओपनिंग स्टॉक. उसी स्टॉक को क्या बोला जाएगा? ओपनिंग स्टॉक. तो ओपनिंग और क्लोजिंग का फर्क समझा आपको? ओपनिंग और क्लोजिंग का फर्क समझा गया? ओके. तो ये मीनिंग, ये स्टॉक का ध्यान में रखो बराबर से, आगे चल के ये आपको आएगा. ओके, चलो आगे जाते हैं हम लोग. तो सेकेंड पॉइंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. विद द हेल्प ऑफ बुक कीपिंग आपको पता चलता है आपके बिजनेस का प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, आपके बिजनेस का एसेट्स कितना है, लाइबिलिटीज कितना है, आपके बिजनेस ने किधर किधर पैसा इन्वेस्ट किया है, कितना आपका इन्वेस्टमेंट है और कितना आपका स्टॉक अवेलेबल है. ऐसे अब इंफॉर्मेशन आपको बुक कीपिंग का हेल्प से पता चलेगा. ओके. और कभी भी पता चलेगा, कभी भी पता चलेगा. आप चाहते हो कि आज मेरे को फाइंड आउट करना है, आपको आज पता चलेगा. आप चाहते हो कि 1-2 दिन के बाद मुझे फाइंड आउट करना है, तो 1-2 दिन के बाद पता चलेगा. 1 हफ्ते के बाद फाइंड आउट करना है, 1 हफ्ते के बाद पता चलेगा. एनी टाइम जब आप चाहोगे आपको वो इंफॉर्मेशन पता चलेगा. ओके. पॉइंट नंबर 3, डिसीजन मेकिंग. पॉइंट नंबर 3, डिसीजन मेकिंग. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिसीजन मेकिंग. नाउ क्यों, समझ के लो. मेरा क्लासेस है, एरम कोचिंग क्लासेस ही मेरा क्लासेस है.
मेरे क्लास में अभी आपने जो भी लोग ऑफिस में आए रहेंगे, थोड़ा बहुत क्लासेस देखा रहेगा, तो अपने क्लासेस में ऑलरेडी एसी वगैरह है, ओके। बट अभी एक एग्जांपल लेके चलो, अभी एक एग्जांपल लेके चलो। क्या हुआ मालूम है क्या? अचानक से वो बीच में लाइटनिंग हो रहा था, देखा आपने? वो जोर जोर से हो रहा था बारिश की वजह से। तो क्या हुआ, कुछ तो शॉर्ट सर्किट हो गया और मेरे सारे क्लासेस का एसी ना जल गया, खराब हो गया। और मेरे पास 4 क्लासरूम है और एक के क्लासरूम में 2-2 एसी है। एक तो बड़ा क्लासरूम है हमारा जहाँ पे 3 एसी होते हैं और एक ऑफिस का। तो कहने का मतलब टोटल मेरा 10 एसी क्या हुआ, एट ए टाइम खराब हो गया। मेरा 10 एसी क्या हुआ, एट ए टाइम खराब हुआ, ओके। हाँ, ये लॉस है, ये लॉस है। पर अभी 10 एसी मुझे खरीदना पड़ेगा। मैं सोई देख रहा हूँ लॉकडाउन जो है वो अभी क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, अनलॉक हो रहा है, और अभी क्लासेस चालू होगा, बच्चे लोग आएंगे। 11th स्टैंडर्ड के बच्चे जो नए बच्चे हैं, तो उनको अच्छा सर्विस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लासरूम में एसी नहीं रहेगा, गर्मी होगा, वैसे भी गर्मी का सीजन भी आएगा। तो करने का क्या, मैं बहुत सोच रहा था। मैंने एक अंदाजा लगाया कि मेरे क्लासेस को 10 एसी का जरूरत है, और आज का डेट में नहीं भी बोला तो एक एसी का प्राइस मिनिमम मिनिमम 30,000 टू 40,000 है। तो मैंने चलो अंदाजा लगाया 40,000, बड़ा वाला एसी है, 1.5 टन वाला। तो 10 एसी मेरे को खरीदना है, एक एसी का प्राइस 40,000 है। मेरे को 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लॉकडाउन की वजह से पहली लगी पड़ी है। जो स्टूडेंट लास्ट ईयर के हैं उन्होंने टाइम पे फीस नहीं दिया है। सब पेरेंट्स भी घर पे है, पेरेंट्स भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 1 महीना बाद पैसा देते, 1.5 महीना बाद पैसा देते। पैसा लाने का किधर से? सर तुमचं प्रेझेंटेशन दिसत नाहीये. हा, आय थिंक आहे ना, कोणीतरी मध्ये ते काहीतरी केलं आहे, कारण माझ्या इथून दिसतंय। किसी ने कुछ तो किया है, मेरे को भी मालूम नहीं, मैं वापस एक बार कर रहा हूँ। हा सर. दिसता है ना? एक मैसेज आया था मेरे को, उसी ने तो कुछ तो किया था, और मैं पढ़ा रहा तो मेरे ध्यान नहीं दिया। ठीक आहे सर. हो आता दिसतंय प्रेझेंटेशन. हाँ ना, ओके ओके, चलेगा, कोई बात नहीं। ओके सर. तो अभी क्या हो रहा है देखो, 4 लाख रुपीस का मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, 4 लाख रुपीस। इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट ना। करने का क्या, पैसा लाने का कहाँ से? वो लोन भी छोड़ दो क्या, ऑलरेडी बहुत सारा लोन है अपने ऊपर। 4 लाख अभी लाने का कहाँ से? मैं टेंशन में था, भगवान को प्रे कर रहा था, यार कैसे तो इस सिचुएशन से बाहर निकालो। नए बच्चे आएंगे क्लासेस में, एसी वगैरह नहीं रहेगा, अपना इंप्रेशन डाउन होगा, क्या करने का क्या करने का। तो मैं ऐसे ही घूमते घूमते दादर में सिद्धि विनायक मंदिर में गया। अनलॉक ओपन हो गया, मंदिर सारे ओपन हो गए। तो मैंने सोचा चलो अपना क्लास चालू करने के पहले भगवान का दर्शन लेके आते। तो मैं दादर सिद्धि विनायक गया। मैं सिद्धि विनायक मंदिर में जा ही रहा था, सिद्धि विनायक मंदिर में जा ही रहा था, अचानक से ऑन द वे वो दादर स्टेशन और सिद्धि विनायक मंदिर का बीच में जो गैप है, वो गैप में एक अजय इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम था। अजय इलेक्ट्रॉनिक शोरूम था, ओके। और उस अजय इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में वो कुछ बंदा खाली कर रहा था शोरूम। तो उसने क्या किया मालूम है, उसने फ्लैट 50% डिस्काउंट रखा, ऑल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के ऊपर 50% डिस्काउंट रखा उसने, 50% डिस्काउंट। मैं बोला गणपति बाप्पा का दर्शन लिया, आया, मैंने देखा, मैं बोला यार चलो अच्छा है, गणपति बाप्पा आपल्याला पावले। बोला भगवान ने मेरा सुन लिया। यस, गणपति बाप्पा ने हेल्प किया, हाँ हेल्प किया। 50% डिस्काउंट मतलब 4 लाख जाने वाला है, सिर्फ 2 लाख। 2 लाख रुपए मेरा प्रॉफिट हो रहा है, 2 लाख रुपए मेरा सेव हो रहा है। मैं फटक से शोरूम में गया, शोरूम में देखा जो एसी हमको चाहिए था वो एसी वहां पे अवेलेबल था। मैं खुश हो गया। बट अभी फटक से एसी खरीदने का या नहीं खरीदने का मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं।
क्यों नहीं ले पा रहा हूँ? मुझे अंदाजा नहीं है कि मेरे बिजनेस में 2 लाख रुपए अवेलेबल है या नहीं। अच्छा, अंदाजा क्यों क्यों नहीं है? बिकॉज मैंने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया। तो मैंने क्या किया मालूम है? मैंने फटक से दादर में वो इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में से क्लासेस में फोन किया, अपने मैडम ने थे ना, पायल मैडम, मैंने पायल मैडम को फोन किया। बोला मैडम जरा देखो अपना कैश बॉक्स में कितना पैसा है। मैडम फटाफट गए और देखा, काउंट किया कैश बॉक्स में, तो बोला सर 15,000 रुपीज अपने कैश बॉक्स में अवेलेबल है। ओके, 15,000 हो गया, मतलब और 1,85,000 है। मैडम को बोला मैडम जरा देखो अपने बैंक अकाउंट में कितना पैसा अवेलेबल है। मैडम बोलते सर आपने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, बोला बैंक में जाके देख के आओ ना, क्या फर्क पड़ता है। मैडम ने बोला ठीक है। मैं वो स्टोर रूम के बाहर आ गया, थोड़ा ठंडा बिंडा लिया, खुश था ना, ठंडा बिंडा लिया और ऐसे ही बैठा था। मैडम के आधा घंटे के बाद फोन आया कि सर मैं बैंक में तो गई, बट जाते जाते बैंक जो है वो बंद हो गया। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, पर देख लिया मैंने शोरूम। फटक से मैं आया कल्याण, दूसरा दिन सुबह उठ के बैंक में गया और मैंने बैंक में जाके देखा कितना पैसा अवेलेबल था। बैंक में अवेलेबल था 3,50,000। बैंक में कितना अवेलेबल था? 3,50,000। यानी मेरे बैंक में इनफ पैसा अवेलेबल था। मेरे को तो 2 लाख देने का है ना, मेरे बैंक में 3.5 लाख था, कैश बॉक्स में 15,000 था। बट मैं कल डिसीजन नहीं ले पाया। कल डिसीजन क्यों नहीं ले पाया? बिकॉज मुझे मालूम नहीं था कि मेरे बैंक में कितना पैसा अवेलेबल है। मुझे मालूम नहीं था मेरे बैंक में कितना पैसा अवेलेबल है। और ये क्यों मालूम नहीं था? यस महिमा, एग्जैक्टली, बिकॉज मैंने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया था। बिकॉज मैंने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया था। तो मैं बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, आज खरीद, कल खरीदने का था आज खरीदेंगे। 3.5 लाख था। मैंने फटक से चेक निकाला, या कार्ड तो मेरे पास था ही, मैं कार्ड लिया क्लास में से, और दूसरा दिन फटक से उठ के अजय इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में दादर पहुंच गया। दादर को मैं पहुंच गया दुकान में, और दुकान वाले को बोला कि भाई मेरे को 4 एसी चाहिए, सॉरी 10 एसी चाहिए, 10। ये ले 2 लाख कैश में लेके आया है, फटक से मेरे को 10 एसी दे दे। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम वाला बोलता है कि सर हमारा जो डिस्काउंट था वो सिर्फ एक ही दिन का था। हमारा जो डिस्काउंट था वो एक ही दिन का था। यस एग्जैक्टली राज, हमारा ऑफर खत्म हो गया और एसी भी सारे खत्म हो गए। अभी हमारे पास कुछ भी एसी अवेलेबल नहीं है। अब चाहिए तो रेफ्रिजरेटर लेके जाओ, वो अवेलेबल है। रेफ्रिजरेटर क्लास में लाके में क्या करेगा? स्टूडेंट को ठंडा पानी देगा क्या? नहीं ना। मुझे तो एसी चाहिए था, बट मुझे एसी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? एक ही चीज की वजह से कि मुझे मालूम नहीं था कि मेरे बिजनेस में 2 लाख रुपए अवेलेबल है या नहीं। और ये मालूम नहीं था बिकॉज मैंने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया था। रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया था इसलिए मैंने डिसीजन टाइम पे नहीं लिया, और डिसीजन टाइम पे नहीं लिया इसलिए मेरा 2 लाख का नुकसान हो गया। जो 2 लाख मेरा बचने वाला था वो अभी नहीं बच पाएगा। यस और नो? बाप्पा ने पनिशमेंट दिया, यस बराबर। भगवान बोल रहा है मैं तेरे को छप्पर फाड़ के दे रहा हूं, बराबर है, पर तूने छप्पर के इधर स्लैब लगा के रखा है, तो कैसा आएगा तेरे पास पैसा? तो मेरा गलती क्या हुआ? मेरा गलती एक ही हुआ कि मैंने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया था, और उस वजह से मैं टाइम पे डिसीजन नहीं ले पाया, और टाइम पे डिसीजन नहीं ले पाया इसलिए मेरा 50,000 सॉरी 2 लाख का क्या हुआ? नुकसान हुआ। तो यही बोला है, अगर आप बुक कीपिंग मेंटेन करते हो तो आप टाइम पे डिसीजन ले सकते हो। कोई भी डिसीजन रहने दो, आप टाइम पे ले सकते हो। क्यों? अगर मैंने मेंटेन किया होता बैंक का रिकॉर्ड, बैंक का रिकॉर्ड भी आप ऑफिस में बैठ के कर सकते हो। कितना पैसा बैंक में डिपॉजिट किया, ऐड करते जाओ, कितना पैसा बैंक से निकाला, माइनस करते जाओ। तो बैंक में कितना पैसा अवेलेबल है ये अगर आपको देखना है तो आपको बैंक में जाने का जरूरत नहीं है, आप आपके ऑफिस में ही बैठो और बैठ के देखो। तो अगर मैंने रिकॉर्ड मेंटेन किया होता तो पायल मैडम को बैंक में जाने का जरूरत नहीं था, वो ऑफिस में बैठ के ही बता सकते थे हाँ सर 3.5 लाख रुपए अवेलेबल है। और अगर 3.5 लाख अवेलेबल है मुझे कल पता चलता तो फटक से मैं एसी लेके आ जाता था।
आप बोलोगे अरे सर पैसा किधर है, बोलता था उसको चल भाई कल्याण में, उधर तेरे को 2 लाख कैश दे देता है, यस और नो। बट रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया था, मुझे पता नहीं था, डिसीजन लेने में डिले हो गया और मेरा नुकसान हो गया। तो डिसीजन मेकिंग ये एक इंपॉर्टेंस है बुक कीपिंग का। क्लियर है ये सबको, डिसीजन मेकिंग। ओके नेक्स्ट, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग, आप सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो, सारा इनकम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हो, तो उससे आपको एक आइडिया आता है कि आपके बिजनेस को किस तरह से कंट्रोल करना है। इस वजह से आपको आइडिया आता है कि आपके बिजनेस को किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए। तो ये भी एक एडवांटेज है। एज एन ओनर आप आपके बिजनेस को अपने तरीके से क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। एविडेंस, कल ही मैंने बताया। आज अभी तो कैसा हुआ है ना, देखो एक क्वेश्चन अच्छा पूछा है कि रिकॉर्ड आज भी बुक में करते हैं या कंप्यूटर में। तो अभी कैसा हुआ है ना, बहुत सारे जगह पे कंप्यूटर के अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो बहुत सारा एंटरप्रेन्योर बोलो या फिर मैनेजमेंट बोलो, वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। बट जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न है, जो छोटे बिजनेस है, वो छोटे बिजनेस क्या करते हैं, बुक में ही रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। छोटे बिजनेस क्या करते हैं, बुक में ही रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। समझा सबको? ओके चलो आ जाओ आगे, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। कंट्रोलिंग हो गया। एविडेंस, मैंने कल आपको बताया था कि अगर आप सारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड प्रॉपरली करते हो, आप सारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड प्रॉपरली करते हो, तो क्या होगा रे, कल जाके आपके अगेंस्ट कोर्ट में किसी ने केस किया, कल जाके आपके अगेंस्ट कोर्ट में किसी ने क्या किया, केस किया, तो आप आपके बुक कीपिंग के रिकॉर्ड को क्या कर सकते हो, कोर्ट में एज एन एविडेंस प्रेजेंट कर सकते हो। आप आपके बुक कीपिंग के रिकॉर्ड को कोर्ट में एज एन एविडेंस प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये भी एक एडवांटेज है, यस प्रूफ रहेगा आपके लिए। एंड लास्ट वाला क्या बोला, टैक्स लाइबिलिटी। लास्ट वाला क्या बोला, टैक्स लाइबिलिटी। आपको पता है गवर्नमेंट आपके बिजनेस के ऊपर चार्ज करता है, क्या चार्ज करता है, टैक्स। गवर्नमेंट आपके बिजनेस के ऊपर टैक्स चार्ज करता है। आपको पता है कौन सा बेसिस पे टैक्स चार्ज होता है, टैक्स किस बेसिस पे चार्ज होता है, जीएसटी नहीं, टैक्स चार्ज होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। टैक्स बोलो तो जीएसटी ना, ये जीएसटी किसके ऊपर चार्ज है, टैक्स चार्ज होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। जीएसटी बोलो तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके तो टैक्स किसका बेस पे चार्ज होता है, प्रॉफिट का बेस पे। ओके तो फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट चार्ज कर रहा है टैक्स कितना परसेंट, 10% ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। गवर्नमेंट ने बोला कि आपका प्रॉफिट कितना है, उसके ऊपर 10% का टैक्स चार्ज होगा। आप बोलोगे मेरा प्रॉफिट हुआ ही नहीं, आप बोलोगे कि मेरे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ ही नहीं, या फिर आप बोलोगे मेरे बिजनेस का प्रॉफिट सिर्फ 5,000 रुपया है, 10% टैक्स 500 रुपया ले लो, ऐसा आप बोल रहे हो, गवर्नमेंट मानेगा क्या, गवर्नमेंट मानेगा क्या, नहीं मानेगा ना। तो कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट आपके ओरली बोले हुए टैक्स के ऊपर यकीन, ओरली बोले हुए प्रॉफिट के ऊपर यकीन नहीं करता है। क्या बोला, समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट आपके बोले हुए प्रॉफिट के ऊपर यकीन नहीं करता है। गवर्नमेंट बोलता है बुक दिखाओ, गवर्नमेंट बोलता है रिकॉर्ड दिखाओ, यस रिकॉर्ड चाहिए, वो रिकॉर्ड में जो प्रॉफिट रहेगा उसी के ऊपर टैक्स चार्ज होगा, उसी के ऊपर टैक्स क्या होगा, चार्ज होगा। क्यों? आप टैक्स कम करने के लिए प्रॉफिट कम ही बताओगे ना, आप टैक्स कम करने के लिए प्रॉफिट क्या करोगे, कम ही बताओगे। गवर्नमेंट को ये मालूम है कि आपको टैक्स बचाना है, तो उसके लिए आप प्रॉफिट कम ही बताओगे। तो आप
जो ओरली बोल रहे हैं उस प्रॉफिट के ऊपर हम यकीन नहीं करेंगे। आप आपका बुक दिखाओ, आपका इनकम दिखाओ, आपके एक्सपेंसेस दिखाओ, तो उसी के बेसिस पे क्या करेंगे हम लोग, प्रॉफिट चार्ज करेंगे। अच्छा, राज बोल रहा है कि नई रिकॉर्ड मेंटेन किया रहेगा, तो गवर्नमेंट क्या करता है, एक अंदाजा लगाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा हेरम कोचिंग क्लासेस है, मैंने गवर्नमेंट को बताया कि मैं बुक कीपिंग मेंटेन नहीं किया। गवर्नमेंट बोलता है ऐसी बात है, चलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। गवर्नमेंट देखता है इस क्लासेस को कितने का प्रॉफिट हो सकता है, तो गवर्नमेंट ने अंदाजा लगाया कि इस क्लासेस को एक 5 लाख का प्रॉफिट हो सकता है, अंदाजा लगाया। गवर्नमेंट बोलता है ठीक है बेटा, तूने बुक कीपिंग मेंटेन नहीं किया है ना, तो एक काम कर, हम लोग एज्यूम करते हैं, नहीं 5,000 नहीं, 5 लाख। अरे बड़ा क्लास है अपना, ऐसा क्या कर रहे हैं। हाँ, बराबर बराबर सृष्टि वही बोला। गवर्नमेंट को लग रहा है, अंदाजा है कि इस क्लासेस को 5 लाख का प्रॉफिट होता है, हो सकता है, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है मालूम है, ठीक है बेटा, तूने बुक कीपिंग मेंटेन नहीं किया ना, तो हमारे हिसाब से तेरे क्लासेस को 7 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए, और उस 7 लाख के ऊपर 10%, 7 लाख के ऊपर 10%, 70,000 पे कर, चल भर दे टैक्स 70,000। अब बोलो आप क्या करोगे। आप बोलोगे अरे नहीं, मेरा इतना प्रॉफिट है ही नहीं। यस, प्रॉफिट हुआ या नहीं तेरा गलती है, बुक कीपिंग तूने मेंटेन नहीं किया, हमारा थोड़ी गलती है। हमारे हिसाब से तेरे क्लासेस को 7 लाख का प्रॉफिट होता है, उसके ऊपर 10% 70,000 भरना पड़ेगा। हम बोलेंगे यार इतना है ही नहीं हमारा प्रॉफिट, ऐसा कैसे भरेंगे, नहीं है ना, ठीक है प्रूव कर, नहीं है ना, 7 लाख प्रॉफिट नहीं है ना, चल ठीक है कोई बात नहीं, हमारा कोई जबरदस्ती नहीं है, प्रूव कर 7 लाख नहीं है। अभी प्रूव कैसे करोगे, तो बुक कीपिंग तो बनाना ही पड़ेगा, या फिर बनाया था छुपाया था वो तो दिखाना ही पड़ेगा। फिर आप दिखाओगे तो आपका प्रॉफिट कितना है, 5 लाख, फिर उसके ऊपर 10% कितना जाएगा, 50,000, यानी अल्टीमेटली उतना प्राइस आपको देना ही पड़ रहा है। क्या है ना, आप शाने हो तो गवर्नमेंट 1.5 शाना होता है, समझ में आ रहा है, उनके पास बहुत सारे एक्सपर्ट का टीम होता है, वो बराबर आप छुपाने का कोशिश करते हो तो फाइंड आउट कर लेगा, समझा। तो आपका टैक्स कितना रहेगा, आपका जीएसटी कितना रहेगा, ये बुक कीपिंग की वजह से पता चलता है। तो बेटर बुक कीपिंग मेंटेन करो तो ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी। यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग, यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग मतलब क्या, तो बुक कीपिंग का यूज किस किस को होता है, तो नंबर 1, बुक कीपिंग का यूज होता है ओनर को। बुक कीपिंग का यूज किसको होता है, ओनर को। ओनर को क्यों यूज होता है, ओनर को यूज होता है टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलने के लिए, मेरे बिजनेस का कितना एसेट्स है, कितना लाइबिलिटी है, मेरे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन मुझे कभी भी चाहिए तो मैं बुक कीपिंग का हेल्प से फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो बुक कीपिंग का पहला इंपॉर्टेंस, यानी पहला सबसे ज्यादा यूज ओनर को होता है। एंड ऑफ कोर्स मैंने बोला, कोई भी ओनर, कोई भी बिजनेसमैन, छोटा रहने दो या बड़ा रहने दो, बिजनेस कर रहा है तो क्यों कर रहा है, प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहा है ना, तो उसको मालूम भी तो होना चाहिए बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, तो बुक कीपिंग का हेल्प से उसको ये पता चलता है। पॉइंट नंबर 2, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को क्यों इंपॉर्टेंट होता है,
सॉरी थोड़ा नेटवर्क इशू था, सॉरी थोड़ा नेटवर्क इशू था। क्या था? मैनेजमेंट। अभी फॉर एग्जांपल अगर आज हेरम कोचिंग क्लासेस में मैनेजमेंट का टीम है, ओके, और मैनेजमेंट की टीम को अलग अलग डिसीजंस लेने हैं। नहीं, हम लोग वही तो देख रहे हैं ना हिमांशु, बुक कीपिंग सिर्फ ओनर के लिए यूजफुल नहीं है, ओनर के अलावा भी यूजफुल है। तो किस किस के लिए यूजफुल है, हम लोग वही देख रहे हैं। तो उसमें पहला पार्ट ओनर देखा, दूसरा पार्ट कौन देख रहे हैं हम लोग? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के लिए यूजफुल क्यों है? तो मैनेजमेंट को अगर अलग अलग तरीके का डिसीजन लेना है, जैसा अभी वो एसी वाला एग्जांपल लिया हमने, सेम उसी तरह हेरम कोचिंग क्लासेस में मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट को डिसीजन लेना है, क्या डिसीजन लेना है कि अपने क्लासेस का नया ब्रांच ओपन करना है या नहीं। तो उनको मालूम होना चाहिए कि करंट बिजनेस का पोजीशन क्या है, करंट बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं। प्रॉफिट हो रहा है तो ही नया ब्रांच ओपन करेंगे ना। पता चला जो बिजनेस है वही आपसे संभाला नहीं जा रहा है, उसी में आपको लॉस हो रहा है, और आप नया ब्रांच ओपन करने के बारे में सोच रहे हो, तो वो गलत हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। तो मैनेजमेंट को प्लान्स बनाने के लिए, मैनेजमेंट को पॉलिसीज बनाने के लिए, मैनेजमेंट को बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए बुक कीपिंग का हेल्प होता है। आप में से अगर किसी के पेरेंट्स मार्केटिंग में है, सेल्स में है, तो आपने देखा रहेगा एट द एंड ऑफ द क्वार्टर और एट द एंड ऑफ द हाफ ईयर और एट द एंड ऑफ द ईयर उनका वर्क जो है ना अचानक बढ़ जाता है। कौन बढ़ाता है? मैनेजमेंट बढ़ाता है। मैनेजमेंट बुक कीपिंग चेक करता है, और बुक कीपिंग की वजह से मैनेजमेंट को पता चलता है कि हमने जो टारगेट रखा था प्रॉफिट का वो अचीव हुआ है या नहीं। मैनेजमेंट ने नहीं, ऑडिट अलग बात है सृष्टि, बट हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सेल्स और मार्केटिंग की। तो फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ने प्लान करके रखा है, मैनेजमेंट ने प्लान करके रखा है कि हमारे बिजनेस को करंट ईयर में 50 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए, और हाफ ईयर में देखा सिर्फ 20 लाख का प्रॉफिट हुआ है। साल भर में 50 लाख चाहिए और 6 महीने में सिर्फ 20 लाख हुआ है, और 6 महीने बचे और 30 लाख का प्रॉफिट कवर करना है अचीव करने के लिए अपना टारगेट। तो फिर मैनेजमेंट क्या करता है? अपने सेल्समैन का टारगेट बढ़ाता है, मार्केटिंग वालों का काम बढ़ाता है, एंड फिर एट द एंड ऑफ द ईयर वो बेचारे मरते हैं और मैनेजमेंट के लिए टारगेट अचीव करके देते हैं। बट अगेन आपको ये क्यों पता चल रहा है? बिकॉज ऑफ बुक कीपिंग। अगर 6 महीने में आप नहीं चेक कर रहे हो, आप साल खत्म होने के बाद देख रहे हो, और फिर आपको पता चलता है कि हमारा साल का टारगेट 50 लाख का था, और पूरा साल खत्म होने के बाद हम जब देख रहे हैं तो अचीव कितना किया? सिर्फ 30 लाख। तो आप कुछ नहीं कर सकते, से चला गया, 20 लाख का आपको नुकसान हो गया। तो ये नुकसान नहीं करना है, टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ चेक करना है, तो आपको बुक कीपिंग का हेल्प लगेगा। मैनेजमेंट को प्लान्स बनाने के लिए, पॉलिसीज बनाने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए बुक कीपिंग का हेल्प लगता है। थर्ड, इन्वेस्टर। चलो मान के चलो कि आपके पास 2-2 लाख रुपया है, मान के चलो आपके पास 2 लाख रुपीज है, लॉटरी लग गया आपको, या फिर वो आईपीएल में ड्रीम 11 है उसमें आप पैसा जीत गए, आपके पास 2 लाख रुपीज है। अभी ये 2 लाख रुपीज आपको किसी जगह पे इन्वेस्ट करना है, ये 2 लाख रुपीज आपको क्या करना है? किसी जगह पे इन्वेस्ट करना है। और मैं आपके सामने दो ऑप्शन रखता हूं, आपके सामने दो ऑप्शन रखता हूं। एक है आपका किंगफिशर एयरलाइन, और दूसरा है आपका जियो वाला कंपनी, रिलायंस जियो। मुझे बताओ कि आप कहां पे पैसा इन्वेस्ट करोगे? 2 लाख रुपया है आपके पास, किंगफिशर एयरलाइन में करोगे या रिलायंस जियो में करोगे? रिलायंस जियो में करोगे। क्यों रिलायंस जियो में? रिलायंस जियो में क्यों? रिचार्ज फ्री मिलेगा क्या आपको इसलिए? वाई रिलायंस जियो? प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है मेरा? प्रेजेंटेशन दिख रहा है या नहीं?
मेरे प्रोफाइल पे पिंग करो, या फिर मैं वापस एक बार करता हूँ, या फिर प्रेजेंटेशन का जरूरी भी नहीं है, मैंने कोई कंपनी वगैरह बनाया नहीं, मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया। क्या एग्जांपल दिया मैंने आपको? आपके पास 2 लाख रुपया है, आपको इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्ट करने के लिए डिसीजन लो। क्या डिसीजन लेना है आपको कि आपको किधर पैसा इन्वेस्ट करना है, रिलायंस जियो में या किंगफिशर एयरलाइन में? तो मुझे बताओ आप किधर पैसा इन्वेस्ट करोगे? कोई तो प्रेजेंट कर रहा है बीच में, चलेगा, कोई बात नहीं, अभी मैं वापस प्रेजेंट कर रहा हूँ, ध्यान दो। उसके पहले जवाब दो, कहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे? अच्छा, रिलायंस जियो में, किंगफिशर में नहीं करोगे पक्का? अच्छा, किंगफिशर एयरलाइन में क्यों नहीं करोगे, उसका जवाब दो। बिजनेस का एक्सपीरियंस है जियो को? अरे ऐसा कुछ नहीं है रे, जियो में प्रॉफिट मिलेगा। ओके, विजय माल्या फ्रॉड है, ओके, पैसा लेकर भाग जाएगा, ओके, जो बिजनेस मोर अंडर वैल्यूड है उसमें। यस, अनीश का आंसर थोड़ा मैच कर रहा है। अरे किंगफिशर एयरलाइन बंद हो गया, आपको मालूम है क्या? किंगफिशर एयरलाइन कंपनी जो है वो कंपनी इंसॉल्वेंट हो गया। आइडिया है आपको? इंसॉल्वेंट बोला तो क्या? इंसॉल्वेंट बोला तो क्या सिखाया था मैंने आपको? बैंकक्रप्ट। किसे बोलते हैं बैंकक्रप्ट हम लोग? कंगाल। ओके, वेरी गुड, पर क्यों कंगाल, कब कंगाल? यस, वेरी गुड। अब बिजनेस का लाइबिलिटीज क्या है, ज्यादा है, एसेट्स क्या है, कम है, तो ऐसे बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा कोई भी बिजनेस जिसका एसेट्स कम है और लाइबिलिटीज क्या है, ज्यादा है, ऐसे बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट। तो किंगफिशर एयरलाइन का वही हुआ, उसका एसेट्स कम है और लाइबिलिटी ज्यादा है, वो भी इंसॉल्वेंट हो गया। तो आप ऐसे जगह पे पैसा इन्वेस्ट करोगे क्या? नहीं करोगे, नहीं करोगे ना। तो यही तो बात है। यानी आपके पास 2 लाख रुपया है, तो आप आंख बंद करके या फिर किसी का सुन के पैसा इन्वेस्ट नहीं करने का। आप सामने वाले कंपनी का क्या चेक करो? सामने वाले कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करो। क्या चेक करो? बुक्स ऑफ अकाउंट। सर किधर मिलेगा? इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, नेट पे जाने का, और जो कंपनी है उसका क्या डिमांड करने का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या डिमांड करने का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको उसका रिकॉर्ड मिल जाएगा। रिकॉर्ड देखकर देखो कि उस बिजनेस का एसेट्स कितना है, लाइबिलिटी कितना है। एसेट्स बहुत ज्यादा है, लाइबिलिटीज बहुत कम है, मतलब ये बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है। इधर आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो आपका पैसा डूबेगा नहीं, साथ ही साथ उधर आपको प्रॉफिट भी दिखेगा। और आप जरा 2-4 साल का प्रॉफिट देखने का, पिछला साल प्रॉफिट कम था, उसका पिछला साल और कम था, मतलब प्रॉफिट एवरी ईयर बढ़ते जा रहा है। तो आज हम लोग इधर पैसा डालेंगे तो हमको रिटर्न्स भी अच्छा मिलेगा। तो इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट यानी अगेन बुक कीपिंग देखकर डिसाइड करता है इन्वेस्ट करने का है या फिर नहीं। समझा सबको? यस और नो? ओके, तो मैं अगर एक और एग्जांपल देता हूं कि रिलायंस जियो किंगफिशर एयरलाइन नहीं, किंगफिशर एयरलाइन की जगह पे किंगफिशर बियर का कंपनी, कौन सा कंपनी है? किंगफिशर बियर। क्या लगता है कौन सा कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? एयरलाइन नहीं, एयरलाइन बंद हो गया, बट बियर, किंगफिशर बियर अभी भी चालू है, फिर भी जियो में ही, किंगफिशर बियर में। अच्छा, कुछ लोग एकदम कट्टर अंबानी लोग हैं,
जो अभी भी जियो बोल रहे हैं, और कुछ लोगों ने अपना ऑप्शन चेंज किया है, किंगफिशर बियर बोल रहे हैं। अच्छा, मेरे को कोई बता सकता है किंगफिशर बियर वाला लोग क्यों क्यों किंगफिशर बियर में इन्वेस्ट करने का? जियो वाले ने तो बता दिया, किंगफिशर बियर वाला लोग बताओ, क्या आप जियो का ऑप्शन छोड़ के किंगफिशर बियर का नाम सुन के फटक से आ गए? क्यों? आपको लगता है कि कंपनी एक एक बॉटल आपको फ्री में देने वाला है हर महीना? नहीं। तभी वो डिमांड में था। पीयूष बेटा, तेरे को बहुत मालूम है, तो अभी कौन सा ब्रांड डिमांड में है रे? हर्ष का आंसर एकदम परफेक्ट है। इकोनॉमी इसी के ऊपर डिपेंड है। वेरी गुड, वेरी गुड हर्ष, तरक्की करेगा तू। देखो, अगर हम लोग कंपेयर करेंगे ना, तो दोनों कंपनी प्रॉफिटेबल है। किंगफिशर का एयरलाइन बंद हो गया, बट किंगफिशर बियर अभी भी चालू है। कब पता भाग जाएंगे? नहीं भागेगा नहीं यार। अरे काय को भागेगा विजय माल्या? जब कंपनी तेरे को प्रॉफिट कमा के दे रहा है तो ओनर क्यों भागेगा? ओनर नहीं भागेगा। जब उस कंपनी से तुम्हें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है तो क्यों भागने का? प्रॉफिट कमाओ ना। वो आपने बचपन में कहानी सुना रहेगा, सोने का अंडा देने वाला मुर्गी। जब मुर्गी सोने का अंडा दे रही है तो एक एक अंडा लो, काय को मुर्गी को काटने का? इतना तो बिजनेसमैन को नॉलेज होता है। इसलिए विजय माल्या ने क्या किया, किंगफिशर एयरलाइन में फ्रॉड किया, भाग गया। बट किंगफिशर बियर उसका अभी भी चालू है। और मुझे बताओ, एक दिन ऐसा होगा कि लोग मोबाइल यूज करना छोड़ देंगे, बट कुछ हमारे इंडिया के बेवड़े लोग हैं, क्या वो दारू पीना छोड़ेंगे क्या? नहीं ना। लॉकडाउन में आपने देखा रहेगा, न्यूज में दिखाई देता था कि किस तरह से वाइन शॉप के सामने लोग ईमानदारी में लाइन लगा के खड़े रहते थे। ईमानदारी में, इतना ईमानदारी में, बचपन में जब स्कूल जाते थे तो स्कूल के लाइन में भी खड़े नहीं रहेंगे, बट वाइन शॉप के लाइन में ईमानदारी में खड़े रहते थे। और कितना, आधा आधा घंटा, एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा, दो दो घंटा, हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, सब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके। बराबर है ना? एक बार मोबाइल नहीं रहेगा चलेगा, पर ये चाहिए। नहीं 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 सूरज, ऐसा नहीं है। फ्यूचर में फोन तो नहीं, बट बियर होने का बंद, चांसेस बंद है। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग। क्यों मालूम है क्या? आ, फोन में है ना, सिम कार्ड में है ना, कंपटीशन बहुत है। अभी जैसे रिलायंस जियो आया, रिलायंस ने पूरा स्ट्रैटेजी यूज किया, एक साल आपको फ्री में दिया, बराबर है, आपको आदत लगवाया, एंड बाद में आपसे पैसा लेना रिलायंस ने क्या किया, चालू किया। कल जाके एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ये सब एक साथ आ रहे हैं, और इन्होंने ऐसा स्ट्रेटेजी यूज किया कि चलो हम लोग और थोड़ा मेहनत करके पैसा डालते हैं और एक साल कस्टमर को फ्री देते हैं। तो जियो वाला कस्टमर क्या करेगा? जियो छोड़ के एयरटेल वगैरह लेगा ना। तो उसमें कंपटीशन है, उसमें जो है वो कंपटीशन है, इधर कंपटीशन नहीं है। फिर ये ऐसा ब्रांड है ना जो बहुत पुराना है। जब विजय माल्या छोटा था ना, विजय माल्या आपके एज का था, तब से ये ब्रांड चालू हुआ है। तब से जो है ये ब्रांड उसके डैडी ने चालू किया है। मैंने बताया था शायद आपको, एक स्टोरी बुक है विजय माल्या के ऊपर, उसे रीड करो। वो भले अभी फ्रॉड किया, भाग गया, पर उसका स्ट्रगल और उसका जो पास्ट और वो जो इतना बड़ा बना है, वो स्टोरी जरा रीड करो तो आपको समझेगा। ये बंदा है ना, ऐसी साइकिल पे घूमता था, साइकिल पे, और उसके डैडी उसको भेजते थे सो एंड सो जगह पे जाने का, और वो भी साइकिल पे जाने का, किसी को भेजने का नहीं, तो खुद जाने का, एंड उधर का सर्वे करने का। सब किया है वो बंदे ने, आज जाके इतना बड़ा हो गया है। और बहुत पुराना ब्रांड है और आज भी मार्केट में चल रहा है। बहुत पुराना ब्रांड है और आज भी मार्केट में चल रहा है। बट रिलायंस जियो तो आज आया है, बट रिलायंस को कॉम्पीट करने के लिए अगर कोई मार्केट में उतरता है
रिलायंस को कॉम्पीट करने के लिए अगर मार्केट में कोई उतरता है तो रिलायंस जियो गायब हो जाएगा। रिलायंस के ऊपर वैसे भी मोदी जी की मेहरबानी है, इसलिए रिलायंस जियो चल गया, बराबर है। हाँ, आईपीएल का टीम भी विजय माल्या का था। चल छोड़ दो, आपने ये तो फर्क समझा रहेगा कि एज एन इन्वेस्टर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, या आप क्या देखकर डिसीजन लोगे, बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी इनडायरेक्टली क्या, बुक कीपिंग। तो इन्वेस्टर को भी बुक कीपिंग का यूज होता है, कस्टमर कस्टमर को भी बुक कीपिंग का यूज होता है। क्यों? चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दो बराबर से। आपके घर पे आपको कॉमन दिया जाने वाला एक काम है, कौन सा काम आपको देते हैं बोलो? एक कॉमन काम मोस्टली आपको घर से बोला जाता है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ये आपका घर है, बराबर है, और मम्मी ने आपको दूध लाने के लिए बोला। क्या लाने के लिए बोला? दूध। हाँ, सामान में कॉमन अपना मोस्टली होता है वो दूध होता है। तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं, मम्मी ने आपको दूध लाने के लिए बोला। अभी क्या है कि आपके घर के लेफ्ट साइड में है ना, आपके घर के लेफ्ट साइड में डिस्टेंस में 5 मिनट के डिस्टेंस में क्या है? जनरल स्टोर। जनरल स्टोर बोला तो क्या, उसमें सब कुछ आता है। स्टोर बोला तो क्या, उसमें सब कुछ आता है, चावल गेहूं वगैरह वगैरह। और उसके पास उसका एक छोटा फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, उसमें उसने दूध भी रखा हुआ है। ओके। और आपके घर के राइट साइड में, आपके घर के राइट साइड में, यानी वी कैन से 10 मिनट्स के डिस्टेंस में दूध का डेयरी है। दूध का क्या है? डेयरी है। अभी मुझे बताओ, अगर आपको दूध लेने जाना है तो आप किधर जाओगे? आप आपके लेफ्ट में जाओगे या राइट में जाओगे? डेयरी में जाएंगे। लेफ्ट में एक दो जन ने ही बोला है, बाकी सबको राइट में जाना है। अच्छा, क्यों राइट में जाओगे? ऋतिक बोल रहा है लेफ्ट में, जहां सस्ता मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखो, जो दूध यहाँ पे मिलने वाला है, सेम क्वालिटी का दूध यहाँ पे मिलने वाला है, जो रेट यहाँ पे है वही रेट यहाँ पे है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। अभी बताओ कहाँ पे जाना है? ओके, महिमा बोल रहे हो पास है, लेफ्ट में जाएंगे। सारे लोग जो है ना बहुत शाने लोग हैं, फटक से अपना आंसर पलटी करते हैं। अभी फटक से लेफ्ट चालू हो गया उनका। ठीक है, लेफ्ट में जाओगे। राइट वाला कोई है क्या? इमरजेंसी रहेगा तो लेफ्ट में, नहीं तो राइट में। राइट बिकॉज हेल्थ। नहीं नहीं, हेल्थ नहीं, वहां सब सेम है, क्वालिटी सेम है, प्राइस सेम है, सब कुछ सेम है। वेरी गुड एल्सन। एल्सन ने आंसर दिया, देखो। अच्छा, विशाल राइट में जाएगा, शशांक राइट में जाएगा, अनुष्का राइट में जाएगी। क्यों राइट में क्यों जाने का रे? सर राइट का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ऐसा है ना, राइट साइड में गए तो ऐसा फोन बिन दोस्त बीस को किया तो उतना टाइम बोलने को मिलेगा, घर पे बोलने को मिलता नहीं सर। तो थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस पे जाएंगे तो अच्छा खासा बात करने मिलेगा। घर पे मम्मी चिल्लाता है। अनुष्का बोल रही प्योर मिलेगा, प्योर बियर कुछ नहीं अनुष्का। दो गाय लेफ्ट में है, वही गाय राइट में भी है। मैंने बोला ना, क्वालिटी प्राइस वगैरह सब सेम है। यस, जाने का है तो राइट में जाओ, बिकॉज राइट में आपको दूध मिलने का चांसेस कंफर्म, गारंटी है। लेफ्ट में क्या है ना, जनरल स्टोर है, तो जनरल स्टोर वाला जो है इतना कुछ ज्यादा क्वांटिटी नहीं रखेगा।
जनरल स्टोर वाला जो है ज्यादा क्वांटिटी नहीं रखेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप टाइम बचाने के लिए लेफ्ट में जा रहे हो, टाइम बचाने के लिए आप लेफ्ट में जा रहे हो और उधर जाके पता चला कि दूध खत्म हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस वहां से रिटर्न आके आपको ये राइट साइड में जाना पड़ेगा। आपका टाइम बढ़ेगा या कम होगा? टाइम बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा ना? यस और नो? सो बेटर क्या है, बेटर राइट साइड में जाओ, बेटर राइट साइड में जाओ, वहां पे कंफर्म आपको मिलेगा। तो भले टाइम ज्यादा जा रहा है बट कंफर्म मिलेगा, इसलिए राइट में जाएंगे हम। तो 2-3 जन ने बराबर आंसर दिया। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपका यहाँ पे कोई नेबर, आपके घर का बाजू में XYZ नाम का कोई पर्सन है, उसको अचानक है ना चेस्ट में पेन हो गया, उसको चेस्ट में पेन हुआ, हार्ट अटैक का चांसेस लग रहा है। और आपके पास लेफ्ट में जो है एक हॉस्पिटल है, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, लेफ्ट में मीरा हॉस्पिटल है, और आप राइट में जाते हो, राइट में स्टार हॉस्पिटल है, फिर उसका इधर और एक हॉस्पिटल है, RR हॉस्पिटल है, और एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं अमेया हॉस्पिटल है। ऐसे 3 हॉस्पिटल है। मुझे बताओ इस पेशेंट को आपको लेके जाना है, किधर लेके जाओगे, लेफ्ट में या राइट में? क्यों राइट में रे? क्यों राइट में? यस, वेरी गुड, बिकॉज वहां पे 3 है ना ऑप्शन आपके पास। तो कोई हॉस्पिटल अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आप दूसरे में जा सकते, दूसरे में नहीं लिया तो तीसरे में जा सकते हो। यहाँ पे तो एक ही हॉस्पिटल है, पता चला उस XYZ को गाड़ी में डाल के आप मीरा हॉस्पिटल लेके गए और उधर जाके पता चला मीरा हॉस्पिटल बंद है, या फिर हॉस्पिटल में जो वॉचमैन है वो बोल रहा है डॉक्टर सब छुट्टी पे गए। तो वो जो XYZ है अगर वो सुनता है तो उसको फटक से दूसरा अटैक आ जाएगा, मर गया मैं, किधर लेके आया मेरे को, यस और नो? बट वही बेटर अगर आप राइट साइड में जाते हो तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन है। तो स्टार में गए, वहां पे नहीं हुआ तो आप RR में जा सकते हो, वहां पे नहीं हुआ तो आप अमेया में जा सकते हो। तो इसलिए टाइम ज्यादा होगा बट इधर जाओ, बिकॉज इधर श्योरिटी है आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, उधर डाउटफुल है। तो एज अ कस्टमर आप उसी बंदे से गुड्स परचेज करते हो जहां पे आपको श्योरिटी है सामने वाला हमको रेगुलर गुड्स सप्लाई करेगा, और वो भी कैसा, टाइम टू टाइम, वो भी कैसा, टाइम टू टाइम। आज का डेट में हमारे घर पे जब भी पगार होता है उठ के डीमार्ट में चले जाते हैं। क्यों डीमार्ट में चले जाते हैं? बिकॉज उनको मालूम है कि हमको जो सामान चाहिए वो सारा सामान डीमार्ट में मिलता है, सस्ता भी मिलता है और सारा भी मिलता है, और सारा भी मिलता है, इसलिए तो हम वहां पे जाते हैं ना, बिकॉज श्योरिटी है। बिकॉज क्या है, श्योरिटी है। तो एज अ कस्टमर आपको श्योरिटी जहां से रहेगा कि जहां से हमको गुड्स मिलने वाला है आप वहीं पे जाओगे। और ये श्योरिटी आपको कैसे पता चलेगा? बुक कीपिंग देखकर। कैसे पता चलेगा? बुक कीपिंग देखकर। अच्छा, बुक कीपिंग से कैसे पता चलेगा सर? अरे बस एसेट्स एंड लायबिलिटी देखो, एसेट ज्यादा है लायबिलिटी कम है, मतलब ये बिजनेस बंद होने वाला नहीं है। और ये बंद होने वाला नहीं मतलब ये हमको टाइम टू टाइम अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर। आप अगर ऐसे किसी क्लासेस में एडमिशन लेते हो, अभी जैसा आपने देखा कि आपके बैच में लगभग 100 टच हो गया है स्टूडेंट्स, बराबर है। आप अगर ऐसे किसी क्लासेस में एडमिशन लिए जहां पे सिर्फ 2 बच्चे हैं और टीचर आके आपको पढ़ा रहा है, कभी लेक्चर कैंसिल होता है, कभी लेक्चर का टाइम चेंज होता है, आपके मन में डर आएगा ना कि यार इधर तो 2 ही बच्चे हैं, कल जाके क्लासेस वाले को परवाड़ा नहीं तो क्लासेस वाला क्या करेगा, बंद करेगा, नुकसान हमारा होगा। मन में एक डर रहेगा। आपको एज अ कस्टमर श्योरिटी नहीं मिलेगा कि हमको पूरा साल पढ़ाएगा या नहीं पढ़ाएगा।
और जहां पे आप देखते हो लेक्चर बराबर हो रहा है, आपसे कम्युनिकेशन बराबर हो रहा है, बच्चे ज्यादा है, सब कुछ बराबर से हो रहा है, तो आपको यहाँ पे बिंदास, आप बेफिक्र रह सकते हो, आपको यहाँ पे कोई डर नहीं है, टेंशन नहीं। समझ रहे हैं सबको? तो एज अ कस्टमर आपको श्योरिटी मिलना चाहिए कि सामने वाला जो भी सप्लायर है वो मेरे को टाइम टू टाइम गुड्स बेचेगा या फिर नहीं। गवर्नमेंट के लिए बुक कीपिंग इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट के लिए बुक कीपिंग का यूज क्या है? जो भी टैक्सेस है वो टैक्सेस का अमाउंट बराबर है या नहीं देखने के लिए। अभी मैंने हेरम क्लासेस का एग्जांपल लिया था ना, 5 लाख 7 लाख वाला, वो देखने के लिए। अच्छा, अलीश का डाउट है सर लेकिन कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट देखा तो एसेट्स एंड लायबिलिटी इक्वल होता है, तो कैसे जज करने का? एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑलवेज इक्वल ही रहेगा, वो टैली ही होता है। बट लायबिलिटी में है ना एक पार्ट होता है विच इज कॉल्ड एज रिजर्व्स एंड सरप्लस। अनीश, लायबिलिटी में एक पार्ट होता है विच इज कॉल्ड एज रिजर्व्स एंड सरप्लस। वो दिखने के लिए लायबिलिटीज में है, बट एक्चुअली वो तुम्हारा प्रॉफिट होता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है वो लायबिलिटीज में दिखता है, बट एक्चुअल में वो तुम्हारा प्रॉफिट होता है। क्या होता है? वो तुम्हारा प्रॉफिट होता है। इसलिए लायबिलिटी में रिजर्व्स एंड सरप्लस को निकाल देने का, तो बचा हुआ जो पार्ट रहेगा वो आपका एक्चुअल लायबिलिटी, यानी वो आपका कर्जा रहेगा। वो आपका कर्जा रहेगा। किसको छोड़ा? तो रिजर्व्स एंड सरप्लस को छोड़ा तो बाकी सारा आपका कर्जा रहेगा, बट रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है वो आपका प्रॉफिट होता है। ओके अनीश, समझा? यस यस यस, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बराबर। चलो, तो गवर्नमेंट के लिए टैक्सेस फाइंड आउट करने के लिए, टैक्सेस का वैल्यू देखने के लिए बुक कीपिंग का यूज होता है। लेंडर, लेंडर बोलो तो क्या? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आपको क्या देता है? लोन देता है। आवाज नहीं आ रहा मेरा? एक मिनट देखो, अभी आ रहा है क्या? देखो आ रहा है ना? ओके ओके, चलो। वैसे भी 2 पॉइंट बचा है, आपके पास नेटवर्क इशू रहेगा तो जरा देखो, चेक करो। लेंडर्स, लेंडर्स बोला तो कौन? लेंडर्स मींस बैंक। लेंडर्स बोला तो कौन? बैंक। बैंक बोला तो कौन? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हु प्रोवाइड लोन्स, हु प्रोवाइड लोन्स टू द एंटरप्राइजेस। तो आपके बिजनेस को लोन देता है उसे लेंडर बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? लेंडर। तो बैंक को डिसाइड करना है, यानी जब आप बैंक के पास लोन मांगने जा रहे हो, आपने बैंक को बोला हमको लोन चाहिए 5 लाख का, क्या चाहिए हमको? लोन 5 लाख का। बैंक बोलता है ठीक है, एक काम करो, आपका बुक दिखाओ, आपका बुक कीपिंग दिखाओ, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाओ। अच्छा, ये बुक्स ऑफ अकाउंट में बैंक क्या देखेगा? बैंक देखेगा आपका एसेट्स कितना है और लायबिलिटीज कितना है। तो बराबर से ध्यान दो, बैंक ने देखा आपके बिजनेस में एसेट जो है वो 10 लाख का है और लायबिलिटी जो है वो 7 लाख का है। हमको लोन कितना चाहिए? बोलो 5 लाख का। तो आप मुझे बताओ बैंक हमको लोन देगा या नहीं देगा? बैंक हमको लोन देगा या नहीं देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा बोलो? यस, वेरी गुड। लायबिलिटी इज टू हाई। मतलब क्या मालूम है? आप बोलोगे अरे सर देना चाहिए, एसेट्स 10 लाख का है, लायबिलिटी 7 लाख का ही है, एसेट्स 10 लाख का है, तो देना चाहिए लोन 5 लाख। दे सकते हैं, बट नहीं दे सकते, क्योंकि बैंक क्या सोचता है, कल जाके अगर तुम्हारा बिजनेस बंद हो गया, तुम्हारा बिजनेस शट डाउन हो गया, तो शट डाउन होने के बाद हम आपका एसेट्स बेचेंगे, बेच के कितना मिलेगा? 10 लाख। पर उस 10 लाख में से सबसे पहला आपका इंटरनल लायबिलिटी जो है वो पेड होगा 7 लाख। आपका इंटरनल लायबिलिटी जो है वो पेड होगा, कितना पेड होगा? 7 लाख।
7 लाख पेड करने के बाद बचेगा कितना बोलो? 3 लाख। 7 लाख पेड करने के बाद बचेगा कितना? 3 लाख। तो इस 3 लाख में से बैंक अपना लोन रिकवर कर पाएगा क्या? बैंक अपना लोन रिकवर कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, इसलिए बैंक आपको लोन नहीं देगा। तो बैंक यानी कि कोई भी लेंडर्स लोन देने के पहले क्या चेक करता है? आपका एसेट्स कितना है, आपका लाइबिलिटीज कितना है, आपके बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये चेक करता है। एंड ये चेक करने के बाद डिसीजन लेता है आपको लोन देना है या फिर नहीं। तो लेंडर के लिए भी बुक कीपिंग का यूज है। क्या है यूज है? लोन देना है या नहीं देना है ये डिसाइड करने के लिए। समझा सबको? फिर क्या बोला? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर में लिया था, अगर आपको याद आता रहेगा तो। ग्रोथ, हमने किसी का एग्जांपल लिया था ना, बताया था कि इसमें ग्रोथ हो रहा है या नहीं, बताओ। शायद हिमांशु का एग्जांपल लिया था हमने, याद आ रहा है? नहीं नहीं, 2 बैंक से लोन भी नहीं ले सकते सूरज, ऐसा नहीं होता है। हाँ, तो हमने एक एग्जांपल लिया था यार इस हिमांशु का, कि हिमांशु का परसेंटेज है तो ग्रोथ हुआ या नहीं कैसे पता चलेगा? तो आपने बोला था कि उसका 9th स्टैंडर्ड का परसेंटेज देखो तो पता चलेगा। वैसे ही डेवलपमेंट, आपके बिजनेस में डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, ग्रोथ हो रहा है या नहीं, ये आपको बुक कीपिंग की वजह से ही पता चलेगा। ऑफ कोर्स प्रीवियस रिकॉर्ड्स है, प्रीवियस रिकॉर्ड आपको कब मिलेगा? जब आपने बुक मेंटेन किया है तब मिलेगा ना। आपने बुक मेंटेन ही नहीं किया तो प्रीवियस रिकॉर्ड पता चलेगा क्या? पता चलेगा क्या? तो वो हमको समझ के लेना है। क्लियर है? ये हो गया अपना यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग। ऑब्जेक्टिव में 3 में से एक क्वेश्चन आ सकता है। ऑब्जेक्टिव बोला तो थ्योरी में क्या बोलेंगे आपको? डिफाइन बुक कीपिंग एंड इट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग, या फिर डिफाइन बुक कीपिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग, या फिर डिफाइन बुक कीपिंग एंड यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग। तीनों में से एक 101% आएगा। तीनों में से एक 101% आएगा। क्लियर है सबको? यस और नो? ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए बस इतना ही। बाकी बचा हुआ पार्ट अपन नेक्स्ट लेक्चर में